हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है इंडिया एंड अदर नेबर्स, इंडिया एंड इट्स अदर्स नेबर्स। एक तो हमने पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट देखा था, फिर हमने दो वीडियो लास्ट वीडियोज में एक तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन देखे थे, इंडिया और नेपाल के रिलेशन देखे थे। आज ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट कर देंगे। अभी हम तीन देशों के रिलेशन देखेंगे, इंडिया श्रीलंका, और इसके बाद इंडिया भूटान, और फिर देखेंगे इंडिया मालदीव। छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो वही चीज़ हम देखेंगे। देखो श्रीलंका में तो हमारा एक ही इशू है। श्रीलंका में जो मेन कन्फ्लिक्ट है, मेन हमारी जो संबंधों में जो समस्या आ रही है, इंडिया और श्रीलंका के जो संबंधों में जो समस्या आ रही है, वो आ रही है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को लेकर। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स आपको बताया था मैंने, श्रीलंका में दो एथनिक ग्रुप्स हैं, एक तो है सिन्हेला और दूसरी तरफ है तमिल्स। तो सिन्हेला वहाँ पे क्या करते हैं, मनमर्जी करते हैं, तमिल्स का वहाँ पर शोषण हो रहा है, तमिल्स को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब तमिल्स, अब एक्चुअली इंडिया में जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी कौन रहते हैं, तमिल्स। और श्रीलंका में भी जो तमिल्स हैं वहाँ पर दो प्रकार के तमिल्स हैं, एक तो ओरिजिनली जो श्रीलंका के थे, और दूसरा कुछ इंडियन तमिल्स हैं जो उनके फोर फादर्स, उनके पूर्वज कहाँ से गए थे, इंडिया से। तो अंग्रेजों के टाइम पे जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, ब्रिटिश टाइम चल रहा था, तो अंग्रेजों ने कई सारे लोगों को एज ए वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका में भेज दिया था। तो वहाँ पर कुछ तमिल्स हमारे, अब वो रहते कहाँ पर हैं, वहीं पर रहते हैं। तो उन तमिल्स पर क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। क्या शोषण किया जा रहा है, देखो नंबर एक, अब भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे तमिल्स को मारा जा रहा है। बहुत सारे तमिल लोग हैं, उनको वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा मार दिया जा रहा है अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ के साथ में ना उनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। पॉलिटिकली भी वहाँ के श्रीलंकन जो तमिल्स हैं वो भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर जगह मेजोरिटी किसकी है, सिन्हेला लोगों की है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना तो भारत के लोग और ना ही भारत के लीडर्स न्यूट्रल नहीं रह सकते। बिल्कुल न्यूट्रल रहना हमारा मतलब हक नहीं बनता, इसलिए हमें इस मैटर पर उनसे बात करनी पड़ती है। तो आपको पता होगा 1987 में राजीव गांधी जी के दौरान, जब राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया ने श्रीलंका से पीस अकॉर्ड साइन किया था, और हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। किसको ख़त्म करने के लिए, LTTE को ख़त्म करने के लिए भेजा था, ठीक है। मगर LTTE में लोग किसके थे, तमिल्स ही थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को इन LTTE के लोगों से लड़ना पड़ा। इससे ना तो श्रीलंका के लोग खुश थे और ना ही इंडियन खुश थे। मैं बाहर सारी कहानी समझा चुका हूँ। बाद में फिर आपको पता है हमने वो मिशन वापस बुलाना पड़ा। तो उसके बाद ध्यान रखना, 1987 का जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया था श्रीलंका में इंडिया ने, उसके बाद इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि अब हम श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं देंगे। और इंडिया ने एक पॉलिसी बना ली, अपनी पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट श्रीलंका के साथ, कि अब हम मतलब श्रीलंका का कोई मैटर चल रहा है उसमें हम अंदर के मैटर्स में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। कॉपरेशन की बात करें तो ध्यान रखना, इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, FTA साइन किया है। अब FTA में क्या होता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, उसमें जो टैरिफ्स होते हैं, जो टैक्स होते हैं दो देशों के बीच में जो लगते हैं, वो टैक्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उससे ट्रेड और ज़्यादा फलता फूलता है, तो दोनों देश के लोगों को फ़ायदा होता है। साथ के साथ में आपको पता होगा 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में। इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस समय पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो बस इतना दे रखा है इंडिया और श्रीलंका के बारे में। अब इंडिया और भूटान की बात करें तो इंडिया भूटान के भी बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। ध्यान रखना, भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मतलब कंट्री है, जो बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना के साथ इसका कोई खास एंगेजमेंट नहीं है, और हमारी बात भी मानता है भूटान। हमारा और भूटान के बीच में कोई खास मेजर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब दरार नहीं है हमारे और दोनों देशों के बीच में, ठीक है। भूटान बहुत छोटा सा देश है, बड़ा शांति प्रिय देश है, और ये चाहता भी नहीं है। और साथ के साथ में भूटान का जो मोनार्क था, मोनार्क मतलब जो राजा था, उसने इंडिया की हेल्प की। किस मामले में हेल्प की, कुछ लोग जिनको हम बोलते हैं मतलब कुछ लोग जो थे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप समझते हो कौन सा वाला हिस्सा है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में कुछ लोग क्या कर रहे थे, गुरिल्ला वार और इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे थे। तो भूटान के मोनार्क ने इंडिया की हेल्प की। कैसे हेल्प की, कि वो जो लोग थे, अब देखो इंडिया में कुछ लोग अस्थिरता फैलाने में लगे हुए थे। इंडिया में नक्सलाइट को मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, इंसर्जेंसी प्रमोट कर रहे थे। मगर वो ग्रुप ऑपरेट कहाँ से कर रहे थे, भूटान से ऑपरेट कर रहे थे। और इंडिया में कैसे वॉर लड़ रहे थे, गुरिल्ला, ठीक है। गुरिल्ला वॉर मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ गुरिल्ला वॉर उनका चलता रहता था। मतलब छुप के अटैक करते रहते थे और भारतीय सैनिकों को मारते रहते थे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो इंडियन जो भूटान का मोनार्क है उसने क्या किया, जो भूटान में ये ग्रुप काम कर रहे थे वहाँ से उनको खदेड़ दिया, वहाँ से बिल्कुल निकाल दिया। तो हमारी हेल्प की।
मतलब भूटान में रह के कुछ लोग इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इंडिया में नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, इंडिया में ये जो इंसर्जेंसी इसको प्रमोट कर रहे थे, तो उसको बिल्कुल ख़त्म करवा दिया किसने? भूटान के मोनार्क ने। तो ये अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला इंडिया और भूटान के बीच में। और बात करें तो भूटान में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इंडिया भूटान की मदद कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में। साथ ही साथ में भूटान को इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एड भी देता है। ध्यान रखना, डेवलपमेंट एड का मतलब है भूटान के डेवलपमेंट के लिए इंडिया इसकी सहायता भी करता है, पैसे भी देता है। अब इंडिया मालदीव की बात करें तो आपको पता है मालदीव इंडियन ओशन में पड़ता है। लक्षद्वीप के नीचे जाओगे नीचे की तरफ तो आपको मालदीव देश दिखेगा, आइलैंड कंट्री है। तो हमारे और मालदीव के रिलेशन ही बहुत अच्छे हैं, वार्म और कोर्डियल रिलेशन है, बड़े मधुर संबंध है दोनों देशों के बीच में। और हमने मालदीव की हेल्प की थी 1998 में। ध्यान रखना, नवंबर 1988 में क्या हुआ था? भूटान यहाँ पे मालदीव में कुछ लोगों ने भूटान बार बार आ रहा है। मालदीव में 1988 में नवंबर 1988 में क्या हुआ? मालदीव के अंदर कुछ लोगों ने मालदीव की सरकार को हटाने की कोशिश की, मिलिट्री कू करने की कोशिश की थी एक बार। तो और उसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे तमिल मर्सनरीज को बुला लिया। तमिल मर्सनरीज का मतलब है कुछ भाड़े के मतलब लोग बुला लिए थे। कहाँ से? श्रीलंका से। तो श्रीलंका से कुछ तमिल्स को भाड़े पे बुला के और मालदीव में अटैक करवाने की कोशिश की थी। मालदीव में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने की कोशिश की थी। उस समय मालदीव ने इंडिया से हेल्प रिक्वेस्ट की कि साहब हमारी हेल्प करो। तो इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया और 1988 में जो वहाँ की सरकार को हटाने का जो प्रयास था इसको हमने क्या करवा दिया? विफल करवा दिया। हमने तुरंत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को वहाँ पे भेजा और मालदीव की हेल्प की। तो हम इस हद तक क्या करते हैं? मालदीव की हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ भी हमने मालदीव के साथ इंडियन और मालदीव के रिलेशंस में आपको बतानी है कि इंडिया ने 1988 में मालदीव की क्या करी थी? मालदीव की हेल्प करी थी। कैसे हेल्प करी थी? अपनी एयरफोर्स और नेवी को वहाँ पे भेजा था ताकि जो तमिल मर्सनरीज आए थे श्रीलंका से और वहाँ की गवर्नमेंट को हटाने की जो कोशिश की थी, ये प्रयास बिल्कुल क्या कर दिया? हमने विफल कर दिया। साथ ही साथ में इंडिया और भी कंट्रीब्यूट करता है मालदीव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट में, फिशरीज के डेवलपमेंट में भी इंडिया मालदीव की बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो ये हुए हमारे तीनों के तीनों देश, श्रीलंका, इंडिया, भूटान और इंडिया मालदीव के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है। एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, मतलब अब हमने इंडिया और नेबर्स सभी कन्फ्लिक्ट हमने देख लिए, पर्सनल रिलेशनशिप देख ली हमने इंडिया और वेरियस कंट्रीज के बीच में। अब थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप का दे रखा है लास्ट में। क्या दे रखा है? देखो, इंडिया और नेबर्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ हमने देख ली। इंडिया के बीच में और नेबर्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसका रीज़न एक हम क्या मान सकते हैं क्यों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं? आप सोचो तो इसका एक रीज़न तो है एक इंडिया की साइज़। भाई इंडिया का साइज़ देखो, अपने साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं सब में इंडिया का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरा पावर में भी अगर बात करें तो पावरफुल कंट्री कौन सा है? इंडिया है। तो सिंपल सी बात है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको डेफिनेटली डर लगता है। ये छोटे छोटे कंट्रीज की शिकायत क्या रहती है? अपने पड़ोसी देशों की शिकायत ये रहती है कि इंडिया बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है, इंडिया मतलब एक डोमिनेंट पावर की तरह बिहेव करता है, ये सबसे बड़ी शिकायत रहती है। तो इंडिया के साइज और पावर की वजह से यहाँ के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें थोड़ा सा मतलब संदेह रहता है, सस्पिशन रहता है इंडिया के इंटेंशंस को लेकर। हालांकि इंडिया का आज तक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रही है इंडिया की आज तक, इंडिया ने कभी भी किसी कंट्री पर आक्रमण नहीं किया है। ये हमारा क्या रहा है? ये हमारा इतिहास रहा है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। हालांकि हम ये सारी चीज़ें पड़ोसियों को भी पता है कि किसके इंटेंशन कैसे हैं और किसके इंटेंशन कैसे हैं, फिर भी तो अपने पड़ोसियों को जो डर है, डर का कारण क्या है? इंडिया का साइज़ और इंडिया की पावर। तो उनको डर सा रहता है कि इंडिया हमको फ्यूचर में हत्या ना ले या फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने ना लग जाए। अब इंडिया क्या कहता है? ये तो चलो छोटे कंट्रीज हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश ना हमको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? साइज छोटा है, वो डराते रहते हैं। कई बार कहते रहते हैं देखो आप अगर हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम चाइना के साथ चले जाएंगे, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। कई बार क्या है मतलब ऐसा मतलब लालच दे, मतलब वो डराते हैं, हमको क्या करते हैं? ब्लैकमेल करते हैं। तो इंडिया को ये छोटे छोटे देश हैं, इंडिया को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। कई बार एक्सप्लॉइट इसी नाम पर करते हैं कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की, आपने हमारे यहाँ पर अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस किया तो देखो हम फिर बाहरी लोगों की हेल्प लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके इंडिया को ये क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। बट इंडिया देखो ये इंडिया क्या चाहता है कि हमारे आसपास के रीजन में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, अस्थिरता ना हो। क्योंकि अगर हमारे आसपास के रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं,
तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? इसका फ़ायदा उठाएंगे बाहर की पावरें। बाहर की पावर का अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया, जैसे बाहर की पावर्स की अगर हम बात करें, जैसे यूएसए हो गया, पहले रशिया हो गया। अब यूएसए और रशिया तो हालांकि नहीं आने वाले, पर अब सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा डर क्या है कि अगर इस रीजन में इनस्टेबिलिटी रहती है, अगर यहाँ के जो कंट्रीज हैं, आसपास के जो कंट्रीज हैं, हमारे बीच में अगर रिलेशन सही नहीं रहते, तो यहाँ पे चाइना का प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी प्रेजेंट में किसका प्रभाव बढ़ जाएगा? चाइना का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इस रीजन में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, इसलिए हम इनको क्या करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। मगर इनको सपोर्ट भी क्या लगती है? गलत लगती है। मगर नेबरिंग कंट्रीज को क्या लगता है? नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं कि इंडिया चाहता है कि वो रीजनली डोमिनेंट रहे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, रीजनली तो हम डोमिनेंट रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा साइज, हमारी पावर, हमारी पॉपुलेशन, हमारी टेक्नोलॉजी, इस चीज़ में वो हमसे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल की पोजीशन तो ये है, और आने वाले समय में भी नहीं कम्पीट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को इनको समझना चाहिए कि यार इंडिया मतलब एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली ये साइज में और पावर में तो बड़ा रही है, पर डोमिनेंट को मतलब हम कभी जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। मगर इनको ऐसा डर लगता है कि इंडिया मतलब क्या चाहता है, हम पर डोमिनेंस करना चाहता है, अपना दादागिरी दिखाना चाहता है। हालांकि इंडिया ऐसा कुछ करता नहीं है, मगर इनका डर क्या है कि इंडिया क्या करना चाहता है, रीजनली डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। ये तो हमने देखे इंडिया और कई सारे देशों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स देखे, उनके रिलेशंस देखे। अब ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया में बस सारे देशों के इंडिया के साथ ही मतलब बनती नहीं, इंडिया के साथ ही डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इन हमारे जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, इनमें आपस में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। जैसे अगर नेपाल और भूटान की बात करें, तो माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज इन भूटान, नेपाल से बहुत सारे लोग जो हैं नेपाली, वो कहाँ पे जा रहे हैं? भूटान में जा रहे हैं। तो इसको लेकर इन दोनों देशों के बीच में क्या है? तनाव है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर इनमें विवाद चलता रहता है। म्यांमार में आपको पता है, म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, और आज की डेट में म्यांमार में एक मिलिट्री रूल चल रहा है। तो वहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनको मार मार के या फिर मतलब परेशान करके भगाया जा रहा है। तो ये म्यांमार से पड़ोस में क्या पड़ता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स आ गए, तो इसको लेकर कन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। नेपाल और बांग्लादेश की बात करें, नेपाल और बांग्लादेश में हिमालयन जो रिवर्स हैं, उनकी वाटर शेयरिंग को लेकर क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन लाएं, तो हमारा जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे जो मेजर कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस हैं, बड़े बड़े जो डिस्प्यूट है, बड़े बड़े जो डिफरेंस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया और नेबर्स के बीच में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रीजन है इंडिया की ज्योग्राफी। रीजन क्या है? इंडिया की ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि अगर देखो इंडिया का साइज बहुत बड़ा, तो इंडिया का साइज है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, किसके मामले में? एरिया के मामले में। साथ ही साथ में साउथ एशिया में बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन किसकी है? इंडिया की है। इंडिया ही सबसे ज़्यादा देशों के साथ क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। कमेंट करके बताना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इंडिया की साइज़ की वजह से, इंडिया की सेंट्रल पोजीशन होने की वजह से, इंडिया का कई सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर होने की वजह से लाजमी है कि इस वाले एरिया में कन्फ्लिक्ट जो है इंडिया का मेजर कंट्रीज के साथ रहेगा। बाकी तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनमें डिस्प्यूट आपको कम देखने को मिलेंगे। सेंट्रल में कौन है? इंडिया। पेरीफेरी में सारे कंट्री हैं, इसीलिए इंडिया का विवाद ज़्यादा रहता है। खैर, यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है हमारा। कौन सा वाला? इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो हमने सारे नेबर्स के साथ रिलेशन देख लिए, किस कंट्री के साथ कैसे कैसे रिलेशन है, और साथ के साथ में ये भी देख लिया किस किस कंट्री की कैसी कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन रही है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।